अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। मियां नवाज शरीफ साहब जो अब तक जब से पाकिस्तान वापस आए हैं, फौज के सियासत में किरदार और जमहूरी इदारों के बारे में उनकी सोच बड़ी वाज़ेह रही है। कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का इन कामों में कोई किरदार नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से जब से तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों ने, मुस्लिम लीग काफ के लोगों ने जाना शुरू किया, तो कहा कि छावनियों में ये सियासी जमातें बनाई जा रही हैं, फौजियों का यानी एस्टैब्लिशमेंट का इन सियासी कामों से कोई लेना देना नहीं। वही नवाज शरीफ साहब कल जब कराची में बात कर रहे थे तो उन्होंने फौजी अदालतों की बात की और कहा कि फौजी अदालतें हमने अपने पिछले दौर में लगाई थी और अगर जरूरत पड़ी तो इन अदालतों को दोबारा लगाया जाएगा, जिस पर सख्त तनकीद की आज वजीर आजम साहब ने अपने अवान कौमी असेंबली में खड़े होकर। पहले सुनते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कराची में कल क्या कहा था। यहाँ पे कराची के अंदर फौजी अदालतें लगा दी थी। मैंने कहा हम यहाँ पे अगवा, डकैती, कत्ल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वजीर आजम देता है किसी इदारे को हुक्म कि यहाँ पे ये काम करना चाहिए तो वो काम होना चाहिए। इसलिए हमने ये काम किया था, अवाम की फलाह के लिए किया था, अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया था, उनके अमन के लिए किया था, उनके सुकून के लिए किया था ये काम। और अगर हमें आइंदा भी कोई ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे तो हम उसे दरेक नहीं करेंगे। मुझे दुख हुआ कि कुछ कह रहे थे कि हम वहां फौजी अदालतें बनाएंगे और हम फौज को लेकर आएंगे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी मिलिट्री एक्शन। कहते हैं कि जमहूरियत में किसी फौजी एक्शन की या फौजी कोर्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। वजीर आजम साहब ने सख्त तनकीद की, वो जो कि अमूमन मुस्लिम लीग नून पर हौला हाथ रखते हैं, लेकिन मियां साहब के इस बयान के बाद कम से कम सियासी हदों में मुस्लिम लीग नून के इस बयान के बाद सिंध असेंबली ने करारदाद मजम्मत मंजूर की, जिसमें कहा गया कि इस तरह की फौजी कोर्ट्स को कबूल नहीं किया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इस पर तनकीद हुई। वो तमाम लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के, इस मियां साहब के बयान पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। दूसरी तरफ ये भी बाद में दूसरे हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे जो नए सूबों पर इख्तलाफ शुरू हो गया है मुख्तलिफ सियासी जमातों का। मेरे साथ सैयद हैदराबाद सिद्दीकी साहब डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ कराची से, और मखदूम जावेद हाशमी साहब जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, इससे पहले सीनियर नायब सदर थे मुस्लिम लीग नून के, वो हमारे साथ मुल्तान से मौजूद है। मैं अगर इजाजत दें तो मुशाहिदुल्लाह साहब से पूछ लूं पहले। मुशाहिदुल्लाह साहब, किस सियाको सबाक में, किस वजह से मियां साहब को ये मजबूरी पेश आई कि फौजी कोर्ट्स बनाने की बात कर दी मियां साहब ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इसका एक माजी है कि जब ये लेट 90s में हमारी हुकूमत थी, उस वक्त कराची के हालात जो थे वो बहुत ज्यादा खराब थे, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब था। उस वक्त ये एक्शन लिया गया था और मियां साहब के कहने का मतलब आज भी यही है कि इससे बेहतर है कि 7,000 लोग जो हैं वो कत्ल हो जाएं और सड़कों पे खून बहता रहे और कोई उसको रोकने वाला ना हो। तो उसमें अगर आप अपने मातहत अदारों को कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसमें कोई तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आप लोग करना चाहते हैं, अब भी फौज को कराची में इस्तेमाल करना चाहते हैं और फौजी कोर्ट्स लगाना चाहते हैं? इस मुल्क में आप देखें ना, फौज तो 2-3 सूबों में इस्तेमाल तो हो ही रही है ना। या तो कोई ऐसी अनहोनी बात हो, क्या फ्रंटियर में फौज इस्तेमाल नहीं हो रही, क्या बलूचिस्तान में फौज इस्तेमाल नहीं हो रही, और कराची में अगर जरूरत पड़े, फिलहाल तो नहीं है जरूरत, तो एक सियाको सबाक था पुराना, उस हवाले से उन्होंने बात की है। लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना इस्तेमाल किया जाए? इससे पहले कि मैं हैदर साहब का जवाब दूं, मुझे ये बताइएगा मुशाहिदुल्लाह साहब, गुज़िश्ता 2-3 दिन में कुछ वाकयात, अगर आप कत्ल व गारत की वाकयात देखें, पंजाब में बहुत ज्यादा है। पंजाब में तालिबान का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। बार बार ये तनकीद भी होती है कि ये कोर्ट उनको सजा देने में नाकाम रहे हैं अब तक। आप मुझे कहेंगे कि गुजरांवाला में जब 13 लोग एक ही घर के गांव जला दिए जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं, गुजरात में जब इस तरह के वाकयात होते हैं, क्या इस तरफ भी आएंगे? क्या पंजाब में अगर जरूरत पड़ी यहां पर भी फौजी कोर्ट्स लगाए जाएंगे? देखें, एक वाकयात होते हैं, इंडिविजुअल वाकयात होते हैं, और कुछ ज्यादा एक दहशतगर्द तंजीमें जो हैं इस तरह की हरकतें करती हैं। उसमें और इसमें बहुत फर्क है। इंडिविजुअल एक्शन सारी दुनिया में होते हैं, माजी में भी होते रहे हैं, यहाँ पे भी होते हैं, दुनिया में भी होते हैं।
उसको एक आप नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ के तहत ट्रीट करते हैं, लेकिन जहां पे बाकायदा सियासी जमातें इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और उनके मिलिटेंट विंग इन्वॉल्व हो जाएं, या आप तालिबान की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि इस वक्त पंजाब में कहां पे आपको तालिबान नजर आ रहे हैं। तो शुरू में एक्शन जरूर हुए थे, लेकिन मार्च जो है उसके बाद से तो वहां पे चले आपको तालिबान पंजाब में नजर नहीं आते, पता नहीं पंजाबी तालिबान कौन ये टर्म इस्तेमाल करता रहता है। ये कहते हैं कि शायद तालिबान पंजाब में बहुत ज्यादा है, उन इलाकों से जहां पर ज्यादा शोरिश है। हैदराबाद सिद्दीकी साहब से पूरे मुल्क में कहीं नहीं नजर आ रहे, आपको पूरे मुल्क में नजर, यही आपका नुकता नजर है। आप लोगों को वो कहते हैं कि होने चाहिए, कराची में जजेस सजा देने के काबिल नहीं, खौफ है क्या उसके अंदर जस्टिफाइड है मुस्लिम लीग नून ये कहने में कि फौजी कोर्ट्स होने चाहिए जब किसी को सजा नहीं होती कराची में? काशिफ, मैं क्या अर्ज करूं, मुझे तो हैरतों के पहाड़ टूटे मेरे ऊपर ये बयान सुन के, और मैंने अपने कमेंट्स को रिजर्व रखा यहां तक कि वजीर आजम बोल पड़े, और उसके बाद फिर मैंने अपने कमेंट्स दिए इसके ऊपर। ये क्या अदम एतमाद है पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया पर? माजी में शायद अगर इनके दौर में कभी अदलिया इस काबिल ना रही हो, अब तो अदलिया बड़े बोल्ड डिसीजन ले रही है, आप अदालतों में चलते जा रहे हैं। ये अचानक इतना बड़ा अदम एतमाद अदलिया के ऊपर कैसे हुआ? या कुछ फौजियों से कराबत ज्यादा हो गई है, या फिर एक चीज इसमें यह भी देखने को मिलती है कि 1998 में जब नवाज शरीफ साहब ने कराची में फौजी कोर्ट्स लगाए थे, तो उस वक्त की अदलिया ने इनके दौरे हुकूमत के दौरान ही उन फौजी कोर्ट्स को कलअदम करार देते हुए उन्हें आइन की खिलाफ वर्जी डिक्लेयर किया था। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आइन की खिलाफ वर्जी करार देने के बाद क्या ऐसी चीज है कराची वालों के खिलाफ कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर इखलाकी और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तक पर आमादा कर लेते हैं। कहते हैं जजों में हिम्मत नहीं है। हैदर साहब सुने, मियां नवाज शरीफ साहब को भी फौजी हुकूमत के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और सजाएं भी मिली। ये एक अलग बात कि उन्होंने बाद में पार्डन ले लिया उसके ऊपर उस वक्त के फौजी सदर से, मगर क्या वो अदालतें और वो इंसाफ उनकी समझ में आया जो कि ये कराची के अवाम को एक बार फिर देना चाहते हैं? और यही सवाल आप मुशाहिदुल्लाह भाई के साथ बैठे जावेद हाशमी साहब से जो उनके देरीना रफीक रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि फौजी और फौजी अदालतें क्या होती हैं। मैं आपके पास ये सवाल लेकर भी आऊंगा कि क्या जजों में, सिविल जजेस में, जो सिविलियन जुडिशरी है उसमें इतनी हिम्मत है कि जो हालात हैं कराची के उसमें फैसले दे सके? ये क्या ये वजह पूरे पाकिस्तान का इशू है ना मेरे भाई। क्या तालिबान को, जो कि अस्करी विंग है मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो कलअदम तंजीमें हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का मिलिटेंट विंग है, क्या उनको सजाएं मिल रही हैं? क्या पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में सजाएं मिल रही नहीं मिल रही क्या हैं? बाकी मानदा सिंध में? तो ये मोहब्बत सिर्फ कराची से क्यों मखसूस है? मैं हाशमी साहब से पूछ लूं पहले, और फिर मैं आता हूं मुशाहिदुल्लाह साहब से कि मुशाहिदुल्लाह साहब, जिसको कोर्ट्स ऑलरेडी गैर आईनी डिक्लेयर कर चुके, वो ख्वाहिश मियां साहब की वापस क्यों? पहले जावेद हाशमी साहब से। जावेद हाशमी साहब, आपको परेशानी हुई, आपको हैरानगी हुई मियां साहब का ये बयान देख करके फौजी अदालतें लगाएंगे कराची जाकर? जी बिल्कुल, मैं हैरान हुआ, और बल्कि मुझे दुख हुआ इस बात से जब ये पिछली दफा कैबिनेट में ये इशू डिस्कस हुआ था। वो उस वक्त भी मैंने कहा था कि आप ये फौजी अदालतें ना लगाएं और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ना लें। तो मियां साहब का मुझे याद है ये 92 में भी और बाद में भी मियां साहब का जवाब ये था, मैंने कहा वैसे मैंने अर्ज किया कि ये एक वक्त आएगा कि यही फौजी अदालतों में आपको सजाएं होगी। तो वो कहने लगे कि हम कोई ऐसे काम करेंगे, हमने कोई गलत काम करना ही नहीं है, तो हमारे ऊपर
क्यों फौजी अदालतें हमें सजा क्यों देंगी, इसलिए फौजी अदालतों का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर लगेगा लगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे कवानीन ने भुट्टो साहब ने बनाए दूसरों के लिए और खुद उन्हीं को उनका सामना करना पड़ा। तो आप भी अगर ये कर रहे हैं तो हो सकता है इसका सामना करना पड़े। अब उन्होंने सामना भी किया और आज फिर जब ये उनका अखबार में पढ़ रहा था तो मेरी तो स्थिति गम हो गई, मेरे तो औसान खता हो गए कि ये क्या हो रहा है, जिससे गुजर चुके हैं, जिसके बारे में पहले ही हमने उनके एक अदना मशीर होने की हैसियत से उनको आज कर दिया था कि ये न करें, इससे कौम तकसीम होगी, मुल्क तकसीम होगा, आइन की बालादस्ती को चैलेंज हो जाएगा, आप ये ना करें। लेकिन उस वक्त उन्होंने किया, जिसका नतीजा भी भुगता। आप फिर उन्होंने कैसे कहा है मैं कोई कह नहीं सकता। मैं ये पूछ लेता हूँ मुशाहिदुल्लाह साहब से, हाशमी साहब की सिटी गुम हो गई। मुशाहिदुल्लाह साहब ये बयान सुनकर हाशमी साहब को कोर्ट में ट्राई करके सजा दी गई, उन पे बगावत का मुकदमा चलाया गया, मियां साहब को सजाएं हुई। मिलिट्री कोर्ट की तारीख हमारे सामने है। सियासत में और खुसूसन ऐसी जगह जहां आईनी इदारे काम कर रहे हो, क्या जरूरत महसूस होती है कि फौज को आप घसीट के बीच में लाते हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि उनका इस काम में इसमें कोई काम नहीं है? देखें, बात यह है कि आप बात की रूह को समझें। मैंने गुजारिश ये की है और सर रूह को समझाएं, वो रूह मुझे समझ नहीं आ रही कि रूह क्या है इसकी। आप सुनेंगे तो समझ में आएगी ना भाई। बात यह है, इस बात की रूह पे जाएं आप कि असल में वो ये कहते हैं कि प्रायोरिटी है अमन व अमान किसी भी कीमत पे, और जिन सजाओं की आप बात कर रहे हैं ना कि परवेज मुशर्रफ के दौर में, वो तो सिविल कोर्ट भी जब सजाएं देने पे आती हैं तो वो फौजी अदालतों से ज्यादा सजाएं दे देती हैं, और जो मुशर्रफ के दौर में सजाएं हुई थी वो सिविल कोर्ट के थ्रू दिलवाई गई थी। बात मतलब कहने का ये है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है इस मुल्क का। मुशाहिदुल्लाह साहब, कता कलामी की माफी मैं चाहता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। आपने मुल्क की बात नहीं की है, आपने कराची की बात की है। समाज में भी सजाएं नहीं हो रही हैं, जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उनको सजाएं नहीं होती, बहुत से इलाकों में सजाएं नहीं होती। सिर्फ कराची का जिक्र क्यों किया, पहला नुक्ता। दूसरा ये कि आप कह रहे क्या ये गैर आईनी इकदाम नहीं होगा? आइन से मावरा आप अपने अदालती निजाम को अंडरमाइन कर रहे हैं, आप अपनी जमहूरी निजाम को अंडरमाइन कर रहे हैं ये बयान देकर। देखें, अगर आइन और सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी तभी ये काम हो सकता है, नहीं देगी तो नहीं हो सकता। लेकिन असल बात यह है कि आप फौजी अदालतों को भूल जाएं इस बात। सर कहते हैं 98 में सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कलअदम करार देकर गैर आईनी डिक्लेयर कर चुकी है। और अगर क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा है तो फिर मार्शल लॉ आ जाना चाहिए। वो भी तो गैर आईनी इकदाम है ना, वो भी तो फौजियों की अदालतें हैं, तो हुक्मरानी में फिर क्या हर्ज है? आप उसके बड़े मुखालिफ हैं। और सिर्फ कराची में लगा दीजिए मार्शल लॉ और कराची में फौज को ले आइए, बाकी पूरे पाकिस्तान को छोड़िए, क्योंकि आपकी इंटेंशन सिर्फ कराची के खिलाफ है। आपने माजी में पहले कराची के ऊपर फौजी अदालतें लगाई, जिस पर कराची वालों को बेजुर्म खता फांसी हुई, जिस पर अदालतों ने ये कहकर चैप्टर बंद किया कि वी आर सॉरी एंड दिस इज अ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन। मगर जब ये बात दोबारा उठेगी तो फिर कराची के अवाम ये पूछने में हक बजाने होंगे कि माजी में 1998 में तो अदालतों ने उन कराची के नौजवानों और बच्चों को और बेगुनाह मासूम लोगों को पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन कहकर बंद कर दिया था। मगर करारे वाकई जिम्मेदार वो लोग हैं जो वाकई एक बार फिर कराची पर फौजी अदालतें मुसल्लत करना चाहते हैं। हाशमी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरी गुजारिश सुनना पूरी। अब्बासी साहब मेरी बात अभी शुरू हुई है, इन्होंने बीच में से उचक ली है, बात तो पूरी मेरी होने। अगर हाशमी साहब को बोलना फिर मैं मुशाहिदुल्लाह साहब आपके पास आता हूँ। जी हाशमी साहब। नहीं, मैंने तो अभी बात शुरू ही की थी तो इन्होंने ले ली। ये तो कोई तरीका नहीं है। बात ये है मेरी, मैं बात ये कहना चाहता हूँ अपने आप को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहते हैं, उसके बाद सिर्फ कराची की बात करते हैं, और जो कराची का हशर इन्होंने बिगाड़ा है वो पूरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं। न सिर्फ कराची में बर्बरियत और जुल्म इन्होंने किया है,
یہ چاہتے یہ ہے کہ یہ کراچی میں خون بہائے، ان کا کوئی ہاتھ نہ روکے. اصل مسئلہ یہ ہے کراچی کے لوگ بھی جانتے ہیں اور پورے پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں، جہاں انہوں نے ہر تحصیل اور ہر ضلع میں لاشیں بھیجی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھیں. چلے میں نے آپ کی ساری باتیں شاہد اللہ صاحب مان لی، سارا کچھ کرتے ہیں اور کوئی فوجی عدالت پھر بھی لگائیں گے آپ؟ فوجیوں کی عدالت لگائیں. ہاشمی صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں اسی چیز کا جواب. ہاشمی صاحب ایک جب سارا کچھ کرتی ہے، فوجی عدالت لگائیں گے؟ میں صرف آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات میاں نواز شریف صاحب کے سامنے پیش ہوئے اور کیبنٹ نے اس کو ڈسکس کیا اور انہوں نے کیبنٹ کی اکثریت نے قبول کر لیا. ہم وہ لوگ تھے جو وہاں بھی حزب اختلاف ہی بنے رہے. ہماری قسمت میں کیبنٹ میں بیٹھ کے بھی حزب اختلاف بننا لکھا ہے. لیکن یہ میں ریکارڈ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے یہ اگر فوجی عدالتیں بنائی تو اس کا سب سے پہلے خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا. اب سپریم کورٹ نے جب ہم نے عدالتیں بنائی فوجی تو یہ سپریم کورٹ نے مہربانی کی اور اس کے بعد تو ہماری گورنمنٹ ہی نہ رہی کہ انہوں نے ان فوجی عدالتوں کو ختم کر دیا. اگر سپریم کورٹ ان فوجی عدالتوں کو ختم نہ کرتی تو پرویز مشرف کو سول عدالتیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی. وہی فوجی عدالتیں ہی ہمارا کلخما کرنے کے لیے کافی ہو جاتی. تو اس لیے جب ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس سے نقصان بڑا ہے ملک کا بھی، ملک کے اندر تقسیم بھی ہوئی، اور اگر متحدہ والے جو قتل و غارت میں ملوث ہیں، دوسری چیزوں میں ملوث ہیں، تو اگر ان کو ہم فوجی عدالتوں سے جلدی میں سزا دلا کر ان کو بھی ہم مجاہد بنانا چاہتے ہیں، ان کو ہم بری ذمہ قرار دیں. ہر آدمی کہے گا کہ یہ انہوں نے خاص عدالتیں بنا کے ہمیں سزا دی، تو اس کو جو روٹین کے ساتھ سزا ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہ ہو سکی. تو اس لیے ہم نے قوم کو متحد نہیں کیا، قوم کو منتشر کیا. اس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے فوری آرڈر پیش کیا اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. شکر ہے سپریم کورٹ نے عدالتوں کو کالعدم قرار دے دیا. میں توہین عدالت ہے، یہ تو سیدھے توہین عدالت ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جائے گا کورٹ میں ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ لے کر کہ جب 1998 میں سپریم کورٹ کے کلیئر کٹ آرڈر موجود ہیں کہ انہوں نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے کر غیر آئینی قرار دیا تھا. یہ ایسا کیا بغض ہے کراچی والوں سے کہ تمام تر غیر آئینی اقدامات کراچی والوں کے لیے ان کی جانب سے ہمیشہ. یہ جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1998 میں کابینہ میں بیٹھ کے باوجود ان کی مخالفت کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوجی عدالتیں قائم کی جائیں. ایک بار پھر فوجی، اور صرف کراچی کے لیے کیا محبت ہے. شاہد اللہ صاحب بریفلی اگر یہ جواب دے دیں کہ کیوں کراچی کے لیے. دوسرا پھر اگر آپ فوجی عدالتوں کے حق میں ہیں تو پھر آپ فوج کو بوگس اسکول ختم کرنے کے بھی لائیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ وابدہ کے میٹر بھی فوج آگے چیک کرے. پھر آپ کہیں گے دوسرے ادارے جو خراب کام کر رہے ہیں پھر اس میں بھی فوج کو لے آئیں کہ فوجی کام کر سکتی ہے. ٹھیک سویلین اداروں سے تو کام نہیں ہوگا. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو کراچی کر رہے ہیں نا. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اپنے آپ کو متحدہ قومی. بھائی میں تو پیدا ہوا ہوں کراچی میں. اسی طرح کہیں کہ آپ کراچی، میں پیدا ہوا ہوں کراچی میں. کراچی کا قرض ہے مجھ پر. میں کراچی کا بیٹا ہوں. میں پیدا ہوا ہوں، میری جنم بھومی ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب کراچی کے اوپر فوجی عدالتیں لگانے کی بات کرتے ہیں لوگ. مجھے دکھ ہوتا ہے. کراچی کوئی مفتوحہ علاقہ نہیں ہے. کراچی پاکستان کا حصہ ہے. کوئی مفتوحہ علاقہ نہیں ہے کراچی جس پر فوجی عدالتیں بنایا. نہ ہم بنانے دیں گے آپ کو. بہت خواب دیکھے آپ نے اس آمری ذہنیت سے، اور یہ آمرانہ ذہنیت بھی ہے جس کی وجہ سے آج جاوید ہاشمی جیسا شخص جس کی شرافت کی پوری پارلیمنٹ قسمیں کھاتا ہے آج آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. آپ لوگ سیاسی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. آپ آئسولیٹ تو ہو چکے تھے، آپ اب خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. نہ آپ کا سندھ میں کچھ بچا، نہ پنجاب میں کچھ بچا، نہ پورے. مشاہد صاحب جی کہتے ہیں کہ ہم کو تھوڑا آف کریں تو میں بات کروں. جی مشاہد اللہ صاحب
یہ आमराना मेरे सोच भाई, है। बात ये है मेरी बात सुने, ये बहुत तकरीर फरमा रहे हैं हैदर अब्बास, मेरी बात सुने जरा। ये वो लोग हैं कराची के बेटे जिन्होंने आज इन्हें अदालतें याद आ रही हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस को कराची में दाखिल नहीं होने दिया। आपने चीफ जस्टिस की कोर्ट में हमले कर रखे थे, हजारों लोग आपके लोगों ने हजारों लोग चलाकर सुप्रीम कोर्ट रोक दी, जमा कर दिया आया आप उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जिसके लिए आपने बड़ी तहरीर चला दी। उसी सुप्रीम कोर्ट कर दिया आज अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट आज कोर्ट अदालत में लगाकर क्या जवाब देंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ कराची के लिए सुप्रीम कोर्ट का मोहब्बत क्यों है कराची वालों से? खास तौर पर आपको आप कातिल हैं, ये कौन सा क्यों है आपको? व्यंग है, आप बहुत शरीफ हैं, अब क्या बात आप बहुत शरीफ हैं जनाब, आपके सारे करतूत भी पता है। आपको मुल्क छोड़ के जो है माफिया मांग के जाते हैं फौजियों से, हम पे फौजी अदालत की बात करते हैं, पार्डन लिखते हैं, आपके झूठ बोलते हैं, 10 साल फौज में 10 साल इधर बोलते हैं, हमारे 20 साल से बैठे हुए हैं। कराची पर फौजी अदालतें लगाएंगे, ये न्यूर मशहूरी बरतानवी है। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं सर, मैं वापस आता हूँ। आपकी हमारी ये न्यूर मसूर की दाल। मैं वापस आता हूँ ब्रेक के बाद। लेकिन ये सोच फौजी अदालतों की है ना, कराची को बर्बाद करने मैं ब्रेक से वापस आके से बात करता हूँ, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, बात करना हाजिर रहते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये सोच क्यों और क्या इस सोच का इस जमहूरी निजाम को फायदा है या नुकसान, इसे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो आज कल बयान दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने फौजी अदालतें लगाने का। उन्होंने कहा कराची में हमने पहले भी लगाई थी और बाद में भी मौका मिला तो लगाएंगे। हमारे साथ हाजी अदील साहब भी लाइन पर है, सीनियर नायब सदर हैं इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपका भी हमें ज्वाइन करने का प्रोग्राम में। हाजी साहब, आपसे पहले जानना चाहता हूँ मियां साहब के बयान के ऊपर क्या ये सोच है मियां साहब की कि सवाए फौजी अदालतों के मसला हल नहीं हो पाएगा? नहीं, मियां साहब की ये ख्वाहिश हमेशा रही है कि जल्द आज जल्द इंसाफ का कोई रास्ता होना चाहिए, जो मैं महसूस करता हूँ। लेकिन इसके लिए उनके अपने पास चूंकि कोई इतना आइडिया नहीं है, तो उसमें वो अमली तौर पर जाके जब सिंध में वहाँ की लड़की के साथ आबरूरेज़ी हुई थी, वहाँ भी जाके अदालत लगाई और सजा दिलवाई, लोगों ने इसको पसंद किया। इसी तरीके से उनकी यहाँ पे एक तो हमारी जब फैसलाबाद में अदालत लगाई गई, उसका सुप्रीम कोर्ट सजाद अली शाह ने उसका नोटिस दिया और उसको उसी वक्त मामला बल्कि खराब हो गया और मियां साहब को वहाँ उनको रिहा करना पड़ेगा। बात ये है कि ये उनकी ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्वाहिश के लिए बहुत अच्छी ख्वाहिशात हैं और मैं समझता हूँ अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर उनको रास्ता गलत चुनते हैं हाशिम साहब, रास्ता गलत चुनते हैं। मेरे ख्याल में जो हमारे वहाँ मुशीर होते हैं, जो निजाम बना के देते हैं, वो बिल्कुल उनका रास्ता बदल देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो इंसाफ का निजाम है, अदल का निजाम है, उसके साथ क्लैश शुरू हो जाता है। मियां साहब का शदीद क्लैश शुरू 91 में भी और बाद में भी वो अदलिया के साथ भी क्लैश शुरू हुआ, तो उससे आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचा। और खास तौर पे जब कराची का एक सेंसिटिव मामला है, शहर इस तरीके से है, उसके बारे में उनकी खास बात थी, ये उसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये बैकग्राउंड जो है उसमें जो उनके मुशीर हैं वो उनको मशवरे देने की बजाय वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब हम जैसे लोगों की आवाज, आपने तो इत्तफाकन ये आज मौजूद चुना हुआ था, मुझे आपने बिठा लिया। अब मैं चूंकि तारीख की गवाही हूँ, तो अब मैं गवाही कैसे न देता। मेरे सामने ये बन रहा था अदालतों का कानून और उसके ऊपर हम बोल रहे थे क्या सर ये ना की। लेकिन मुझे ये बताइएगा जितनी काबीना थी, काबीना की अक्सरियत इसके हक में थी या खिलाफ थी?
देखिए ये भी फिर अर्ज करूंगा, अक्सरियत ही खिलाफ होती है, लेकिन जब वजीर आजम कह देता है तो 2 मिनट में कभी न की अक्सरियत उधर ही चली जाती है जिधर वजीर आजम ने कह दिया सारे उस तरफ चल पड़ते हैं। ठीक, जो सारे कहते हैं उस तरफ चल पड़ते। लेकिन हम उसके बावजूद चंद एक ऐसे होते हैं जो बुरे बनते हैं, बुरे समझे जाते हैं, लेकिन अपनी बात का, जमीर का बोझ हल्का कर लेते हैं, उसके बाद हम जो मार पड़ती है वो भी सह लेते हैं। ठीक, मैं एक और इशू जो आज पार्लियामेंट में उठा जिस पर बड़ी तनकीद हुई हाशिम साहब, उसके ऊपर भी आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा। पहले हाजी अदील साहब से बात कर लें, जो नए सूबे बनाने की बात थी, आज बड़ी तल्ख कलामी हुई कौमी असेंबली में। हाजी साहब, जो एमक्यूएम कहती है कि सूबे बनाने चाहिए नए, आपको इख्तलाफ है एमक्यूएम के सूबे बनाने से? किस बात का इख्तलाफ है? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। हम पाकिस्तान में उन कौमों को जिनके सूबे नहीं हैं, उन कौमों को हम इंतजामी बुनियादों पर सूबों के हक में नहीं है, लेकिन उन कौमों को कि जिनके सूबे नहीं है, मसलन अगर सराइकी कौम चाहती है कि वो अपना सूबा बनाए तो ठीक है। हमारे तो नेशनल अवामी पार्टी और एएनपी के आईन में गुज़श्ता 40 साल से सराइकी की अलग वहादत है। अगर बलूचिस्तान के पख्तून और बलोच भाई आपस में अमन के साथ फैसला करें कि हम 2 सूबे बनाना चाहते हैं और वर्केबल हैं, हमें तब भी कोई इतराज नहीं होगा। अगर बलूचिस्तान के पख्तून ये फैसला करें कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलना चाहते हैं, फाटा के लोग अगर चाहें कि वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलना चाहते हैं, तो हमें इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर 2.5 जिलों की सूबे उसके हम खिलाफ हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, जिन लोगों ने ये तजवीज दी है वो कराची में पॉइंट डिस्ट्रिक्ट बनने नहीं देते हैं। यानी आप देखें, हमारे सूबे की आबादी तकरीबन 1.5-2 करोड़ है और कराची की आबादी 1.25 करोड़ है, तो कराची की आबादी को पॉइंट डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करने की तो मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हमारे 2.5 जिलों पर एक सूबा बताते हैं। देखिए, अगर 2.5 जिलों के सूबा बना तो गवर्नर के अखराजात कहां से बर्दाश्त करेंगे, वजीर आला, एक काबीना होगी, एक पार्लियामेंट होगी, पूरा सेक्रेटरीट होगा, तो ये वर्केबल नहीं है। और अगर फिर भी हजारा के लोग चाहते हैं तो हमें इम्पोर्टेड लीडरों की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेड लीडरों की जरूरत नेशनलिटी। ठीक, मैं नहीं, हमें ऐसे सुने ना, हमें मेरी बात पूरी सुनिए कि हमें ना ही उन लीडरों की जरूरत है जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है, जो मुल्क से बाहर अपनी नेशनलिटी लेके बैठते हैं। अपने कराची में तो वो डिस्ट्रिक्ट बनने नहीं देते हैं और यहाँ शरारत का बीच वो बोलना चाहते हैं। अगर हजारे के लोग खुद अपनी जदोजहद करें, अपनी सूबाई असम्बली में ये करारदाद लाएं, उनकी आईन के तहत करारदाद पास हो जाए, तो फिर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। आज तक तो हमने उनकी सियासी जदोजहद की मुखालफत भी की है, लेकिन बाहर से जो शरारत लोग करना चाहते हैं हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। हैदराबाद से जी साहब शरारत करना चाहते हैं, आप सिंध की पार्टी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सीट नहीं है और आप खैबर पख्तूनख्वा को तकसीम करने की बात करते हैं, पंजाब को तकसीम करने की बात करते हैं। मैं जवाब देता हूँ। हाजी अदील साहब और एमक्यूएम की जो बुनियादी फिलोसफिकल डिफरेंस है हमारी और हाजी साहब की बात में, हाजी साहब पाकिस्तान में सूबों की तकसीम लिसानी बुनियाद पर चाहते हैं, हम पाकिस्तान में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इंतजामी बुनियादों पर, हम इंतजामी बुनियादों पर चाहते हैं। इसीलिए लेकिन कराची को तकसीम अर्ज करें, मैं अर्ज करता हूँ आपसे। कराची को हाजी साहब ने कहा कि हम 5 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम नहीं होने देते। मेरे भाई, कराची को तो हमने 18 हिस्सों में तकसीम किया, आप 5 की बात कर रहे हैं। हमने तो 18 टाउन्स बनाए कराची में, हमने तो कराची को 18 हिस्सों में तोड़ा, आप तो 5 की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारा, और दूसरी बात में काशिफ यहाँ पे, लेकिन आपने कल करारदाद में कहा ना कि सिंध का कोई मसला नहीं। देखिए, मैं जवाब देता हूँ। तो सिंध में तो एक आपकी महाजिर और सिंधी बुनियाद पर तो हम तकसीम करते ही है ना, क्या वो तो हाजी अदील साहब का तस्वुर है, हमारे पास तस्वुर है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का। अब उसमें जो सिचुएशन सामने है, उसमें जो सदर्न पंजाब, लेकिन आप सिंध की तकसीम चाहते हैं नहीं हैदर साहब, ये बताइए। मैं जवाब की सुन लीजिए, आपकी तशफ़ी ना करूं, आपकी बात आपकी तशफ़ी ना करूं तो गुनाहगार ना साहब। इंतजामी बुनियाद में हमने समझ लिया कि इंतजामी बुनियादों तो सुन लीजिए जरूर। सराइकी या जनूबी पंजाब का जो सूबा, वहां भावलपुर का जो इशू है,
وہ آج کا نہیں ہے. اٹس اے پاپولر ڈیمانڈ آف ساؤتھ پنجاب. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو ہزارہ اگر اجازت ہے مجھے ایم کیو ایم پنجاب کے مکمل کرنے دینا. ایم کیو ایم کے پی کے سن تو لیجیے حضور، میں مکمل تو کر لوں. اب آ گئی اس کی بات ہزارہ کی، تو وہاں پر بھی یہ ڈیمانڈ، جب سے پختونخوا کی بات ہوئی، یہ ڈیمانڈ وہاں سے پاپولر ڈیمانڈ ہو گئی. ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ ایم کیو ایم نے اس پاپولر سینٹیمنٹ کو جو جنوبی پنجاب یا ہزارہ میں تھا پارلیمنٹ میں پہنچا دیا. یہ ہمارا قصور. آج کی صورتحال کے بعد جب وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے اس کو انڈوز کیا، پی ایم ایل کیو نے کھڑے ہو کر اس کو انڈوز کیا، جے یو آئی نے کھڑے ہو کر اس کو انڈوز کیا، فاٹے نے کھڑے ہو کر اس کو انڈوز کیا، تو بھائی یہ ایم کیو ایم کا تو مطالبہ رہا نہیں. یہ تو آپ کیو سے بھی پوچھیے، پیپلز پارٹی سے بھی پوچھیے، فاٹے سے پوچھیے، اس کے بعد جو ہے آپ جے یو آئی سے پوچھیے، تو یہ ایم کیو ایم کا تو مطالبہ رہا نہیں. اب تو یہ عوام کے 80% جماعتوں کا مطالبہ ہے. یہ وہ کہتے ہیں آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو چاہتے ہیں آپ اگر ایم کیو ایم نے تو پاپولر سینٹیمنٹ کو پارلیمنٹ پہنچایا. اور حاجی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ پیپل پارٹی کا مطالبہ ہے، جے یو آئی کا ہے، دوسری جماعتوں کا ہے، یہ تمام جماعتیں پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا میں ہیں، یہ لائے، یہ قرارداد وہاں لائے نا. آپ تو صرف یہ ہے کہ اس میں چنگی ڈال جمالو دور کھڑی، آپ تو آگ لگانے کے لیے آئے ہیں. جب آپ مجھ پہ کیوں آج تو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم جو ہے پی ایم ایل این نے ہم مخالف نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب کی جماعت ہے، وزیر اعظم صاحب کی جماعت ہے، ہماری تعدیے خیبر پختونخوا میں کی جماعت ہے. آپ دیکھیں، آپ یہ صرف ووٹ گین کرنے والی بات ہے. چاہے وزیر اعظم نے اگر کہا تو وزیر اعظم کی جماعت خیبر پختونخوا میں قرارداد کیوں نہیں لاتی؟ وہ قرارداد لائے. لیکن ہم 2.5 ضلعوں پر صوبے بننے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ کیا ہے؟ اگر 2.5 ضلعوں کے بنیاد پر صوبہ پنجاب کے کتنے صوبے بنے گے؟ سندھ کے کتنے؟ آج کے کراچی کے 5 صوبے بن گئے. پختون صوبہ بنے گا، پنجابی صوبہ بنے گا، مہاجر صوبہ بنے گا، سندھی صوبہ بنے گا، بلوچی صوبہ بنے گا. بات کر رہے ہیں اگر آپ بالکل بنے گا. آپ اگر آپ انتظامی طور پہ چھوٹے صوبوں کے حق میں ہیں تو پھر تو ہم لسانی طور پہ چھوٹے صوبے بنا لیں گے. ہم لسانی طور پہ صرف سرائکی قوم کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ سرائکی جو اس وقت پنجاب میں سرائکی ہے، ہم یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بلوچستان کا علاقہ کاٹ لے یا خیبر پختونخوا کا علاقہ کاٹ لے. اگر وہ خود چاہتے ہیں پنجاب کی اسمبلی میں جا کر فیصلہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا. صاحب انتظامی بنیاد وہ سندھ کی اسمبلی میں بات کریں یا قومی اسمبلی میں، ان کا جب نمبر آئے گا جب پنجاب کی اسمبلی میں یہ قرارداد پاس ہو جائے. ایک طریقہ ہے آئین میں. آپ نے 18ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ آپ بیٹھے تھے، آپ یہ طریقے کو بدل دیتے. آپ نے اسے طریقہ ہے. میں حافظ صاحب سے پوچھوں گا. حافظ صاحب میرے پاس جواب ہے لسانی بنیاد پر صوبے سے. جی میں عرض کرتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں، میں اس میں ابھی میری پارٹی کا موقف بھی آئے گا اور اسے ڈسکس بھی کریں، لیکن میں آپ سے کروں، میں پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ صوبے بنانے کے حق میں ہوں اور اپنی پارٹی بھی انشاءاللہ وہ بھی یہی پالیسی بنائیں گے. اور جہاں تک صوبوں کا حوالہ ہے، لسانی بنیاد یا ایڈمنسٹریٹو بنیاد، یہ ایک بحث لگی رہے گی. انڈیا کبھی صوبے نہیں بناتا تھا، حالات تو انہوں نے 2 صوبے بنائے. پہلے جیسے صوبے مانگے انہوں نے ان کو گولیاں ماری، لیکن اب وہ ان کو بلا رہے ہیں کیا اور صوبہ چاہیے تو آئیے کمیشن میں، ہم انتظار میں ہیں. کیونکہ لا کے ذریعے جو انہوں نے جو روکنا تھا، وہاں امن امان قائم کرنا تھا، اس کا طریقہ یہی تھا جو دنیا پوری نے اختیار کیا کہ صوبے چھوٹے اور زیادہ سے زیادہ بناؤ. اب وہاں پہ ایک یہ تو انڈیا کا مسئلہ ہے، لیکن سر صوبے لسانی بنیاد پر یا انتظامی بنیاد پر لسانی میں بنے ہیں. پنجاب کو انہوں نے 3 حصوں میں لسانی بنیاد پہ تقسیم کیا. لسانی دیکھیں انہوں نے سکھوں کا الگ صوبہ بنایا، ہندو میجارٹی والا الگ صوبہ بنایا اور تیسرا الگ صوبہ بنایا.
तीनों कौमें अलग थी। उन्होंने पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया। अगर बोलने उनकी कौमें अलग थी, मजहब की बुनियाद पर बनाया है। हाफिज साहब को आप मुझे आपने बुला लिया काशिफ साहब, मैं किसी से नहीं वो कह रहे हैं कि सुनता रहूंगा। वो कह रहे हैं पंजाब उन्होंने 3 कौमों की वजह से तकसीम हुआ, हिंदुओं के लिए अलहदा किया, मुसलमानों के लिए अलहदा किया। आप क्या चाहते हैं, इंतजामी बुनियाद है या लिसानी बुनियाद है? सिखों के लिए सिखों के लिए। अगर बोलने देंगे तो बोलूंगा। जी आदमी साहब, बात ये है कि पंजाब के अंदर ये इशू अब पीछे रह गए हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई है। हम अपनी 19वीं सदी की बहस कर रहे हैं। यहाँ पे सुबह एक हकीकत है कि पूरी दुनिया ने अपने कानून को और मुल्कों को कायम रखने का तरीका यही निकाला है कि ज्यादा सूबे बढ़ा दिए जाए। खर्च भी नहीं होता, ज्यादा कैबिनेट नहीं बनती, वही एमएलए होते हैं, जितने एमपी आप बनते हैं 2-3 और बढ़ जाएंगे। हाई कोर्ट ऑलरेडी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप जहां आवाज उठ रही है वो कोई लिसानी की भी कोई अदाब नहीं, जहां से आवाज उठ रही है। यहाँ से बहावलपुर सूबे की आवाज है, यहाँ पे जनूबी पंजाब की आवाज है, यहाँ पे डेरा इस्माइल खान को सरायकी सूबा बनाने की एक बात है, यहाँ हजारा सूबा बनाने की एक बात है, यहाँ पोटवार सूबा बनाने की आवाज है। अगर फाटा वाले अपने सूबा चाहते हैं, मिलना चाहिए। जो बलोचिस्तान अगर पठान चाहते हैं, पठानों का इलाका है, तो दूसरे मिलने चाहिए, वो भी हक मिलना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, अगर कराची और सिंध इस वक्त, क्योंकि कराची एक बड़ी कुवत है और सिंध उसके बगैर नहीं रहना चाहता, हम कौन होते हैं कि हम उनके ऊपर मुसल्लत करें। लेकिन वक्त आएगा कि कराची की एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिटी है उसके लिए इनको वो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जो दिल्ली को भी तकसीम करना पड़ेगा, जो चंडीगढ़ ने किया है, जो कलकत्ता ने किया है, कि उनको उन्होंने बतौर खास वो एक एंटिटी उसको बना के उसके जरिए पूरे मुल्क जितने अख्तियार दे दिए उन इलाकों को, ताकि वो आगे चल सके। इसलिए इस मामले पे इख्तलाफ की तो गुंजाइश नहीं है। हम बिला वजह लड़े, जरूरतें हमें एक तरफ देंगी और सूबे बनाने पड़ेंगे। मेरा शशि पुलिजो लाइन पे है, मैं जानना चाहता हूँ क्या सिंध तकसीम हो सकता है? शशि पुलिजो साहब, सलाम अलैकुम। क्या आपको लगता है कि सिंध को तकसीम किया जा सकता है? मैंने तो काशिफ में इतना ज्यादा डिस्कशन को डिटेल में नहीं सुन सकी हूँ। मैं आपके जो भी मेहमान हैं उनकी इज्जत करती हूँ, सारे मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन उसमें मैं जावेद हाशमी साहब की मैंने आखिर में बात जरूर सुनी थी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि सिंध के लिए उन्होंने कैसे कह दिया। सिंध के लिए कोई लसानी हवाले से बात करे या इंतजामी हवाले से बात करे, ये काबिल कबूल नहीं है। ये क्यों काबिल कबूल है? वजीर आजम साहब ने तो आज असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह दिया कि हम सूबों की तकसीम की हिमायत करते हैं। अगर मुझे मौका दें तो मैं बताऊं, पहले तो आइन में जो प्रोसीजर है काफी बेहतर है। ये बीबी ने मेरी बात सुनी है, बीबी ने कि मैंने तो कहा ही नहीं सिंध को अलग करने की बात ही नहीं की। ये बहस कर रही है, मैंने जिक्र ही नहीं किया मेरी बहन। प्लीज लेट मी फिनिश। मैं कब तक अपना मौका रखूंगी, यहाँ किसी से कंट्राडिक्ट नहीं करूंगी। जो अमेंडमेंट की कोई अगर बात कर रहा है तो वो 18th अमेंडमेंट में सारी चीजें लेकर आ सकते थे जो यूनानी मत की पास हुई है, वो नहीं लेकर आए। नाइजीरिया में रिलीजन के बेसिस पे हम देखते हैं, अगर हम दुनिया पे नजर डालें तो 194 ममालिक में से 28 आपके जो है वो फेडरल कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया या नाइजीरिया। नहीं, लेकिन देखिए आप पाकिस्तान के ऊपर रहे ना, हम ये जानना चाहते हैं कि जब खैबर पख्तूनख्वा की बात होती है तकसीम की, पंजाब की बात होती है, वज़ीर आज़म कह देते हैं बिल्कुल तकसीम करेंगे। सिंध की बात होती है, आप कहते हैं हमारी लाशों पर तकसीम होगा। ये क्या वजह है? ये क्यों सिंध के अलावा सब तकसीम कर लो? नहीं काशिफ प्लीज, एक तो मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं नहीं डिस्कशन सुन सकी हूँ। प्लीज मुझे कहने दे कि तारीखी बैकग्राउंड अगर सरायकी का या बावलपुर का है वो अलग चीज है। दूसरी बात ये कि प्रोविंसेस में वो लेकर मेहर उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन जो मैंने इससे पहले भी सिंध की प्रोविंस की बात हुई थी, हाशमी साहब मैं आपको 20 सेकंड का ब्रीफली में जवाब ले लूं, क्या वजह है कि सब सूबे तकसीम हो सकते हैं, सिंध तकसीम नहीं हो सकता? हाशमी साहब, बिल्कुल जरूरी भी नहीं है। अगर नहीं होता तो आप जरूर पहले उसको क्यों करते हैं?
جہاں مطالبات ہیں ان کو کرنے دیں، جہاں نہیں کرنا چاہتے ہیں MQM نہیں کر رہی، وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں صوبے کو، پیپلز پارٹی نہیں کرتی، تو ہم ضرور زبردستی کیوں ادا کریں؟ وقت آئے گا جب وہ دوسرے صوبوں کو دیکھیں گے، پھر حیدرآباد، کراچی، دوسرے لوگ کل کو وہ خود اگر کہیں کہ یہ فائدہ مند چیز ہے تب تو اچھی بات ہوگی۔ مسلط آپ نہیں کر سکتے، مسلط نہیں کر سکتے، ٹھیک سین تقسیم ہونا چاہیے۔ دیکھیے بھائی، اگر وہاں پر مطالبہ ہے تو آدمی غور کرے، وہاں ایسا کوئی مطالبہ ہے نہیں۔ وہاں کے جو ریپرزینٹیوز ہیں، چاہے وہ اربن ایریا سے ہوں چاہے وہ رورل ایریا سے ہوں، وہ کوئی مطالبہ تقسیم نہیں کرتا ہے۔ وہ خیبر پختونخوا ہے جی، اور بلوچستان کے بعد سب سے کم آبادی ہماری خیبر پختونخوا میں ہے۔ آپ اس کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور بڑے صوبوں کے متعلق آپ کی ریزرویشنز ہے۔ پاکستان میں ہم کم از کم عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے ٹکڑے ہونے نہیں دے گی، نہیں ہونے، اور اگر خیبر پختونخوا سے کوئی تحریک کرتی ہے، اگر کی تقریر کو آئینی طریقے سے آگے بڑھائیے، ہم سپورٹ کی بات نہیں مانتے۔ پیپلز پارٹی سوائے ANP کے پوری پارلیمنٹ سپورٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک، ہاشمی صاحب لاسٹ ورڈ فرام سر۔ اگر پوری پارلیمنٹ کی سپورٹ کرے گی تو ہم دیکھیں گے، اور اگر آج اعلان کر دیا حاجی صاحب نے کہہ دیا نا، آج اعلان کر دیا حاجی صاحب، ہاشمی صاحب لاسٹ ورڈ فرام سر۔ انہوں نے قائد اعظم وزیر اعظم نے جو اعلان کیا وہ مختلف اعلان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حق میں ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہٹانے کے حق میں۔ اگر وزیر اعظم کہیں گے کہ وہ ہٹانے کے حق میں ہیں تو ان کی پارٹی بالکل ٹھیک ہے سر، وہ بحث شروع ہو گیا، بحث کے لیے ہوا ہے۔ لاسٹ 30 سیکنڈ ہاشمی صاحب کو دیں گے، ہاشمی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاشمی صاحب نہیں، میں تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں سب بھائیوں کی خدمت ہے، ان کے ویوز ہیں، ان کے بارے میں وہ بڑا اسٹرانگ فیل کر رہے ہیں، خان صاحب بھی اور رضوی صاحب بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبے پنجاب کے بھی 4 بنے 5 بنے، میں تو صوبے پنجاب پہ اس وقت بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں اس سے بنیں گے، کیونکہ اسی سے ملک چلے گا، ورنہ ملک نہیں چلے گا۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، ناظرین گفتگو آپ نے سنی، کاشف باسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔